गुड इवनिंग एवरीबॉडी। स्वागत है आपका हिंदी एजुकेशन वर्ल्ड इस चैनल में, जिसको मैं हिंदी व्याकरण के लेकर के चल रहा था। और इसी सीरीज में मैं आपको वाच्य जैसे टॉपिक को पढ़ाऊंगा। वाच्य अपने आप में एक छोटा परंतु बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। वाच्य का ही अर्थ होता है बोलने का विषय। दूसरे शब्दों में अगर मैं बात करूं, बोलने का, क्रिया करने का वो विधान या बात करने की वो कला जिसके माध्यम से आप अपनी बात को कहते हैं, उसे ही हम वाच्य कहते हैं। और परिभाषा के तौर पर मैंने यहाँ पर लिखा है कि क्रिया के जिस रूप से हमें यह पता चले कि वाक्य में क्रिया द्वारा किए गए जो कार्य हैं या जिस विधान से, जिस तरीके से वो काम किया गया है, उसका विषय, वो किसके विषय में बात हुई है, कर्ता के विषय में हुई है या कर्म के विषय में हुई है या फिर उसके भाव के विषय में हुई है। भाव का अर्थ यहाँ क्रिया का ही प्रभुत्व दिखाने से है, क्रिया के ही भाव को प्रदर्शन करने से है। चलिए बात को संक्षिप्त करते हुए मैं आपको लेकर के चलता हूं कि वाच्य के कितने प्रकार होते हैं। वाच्य के सामान्य तरीके से अगर मैं बात करूं तो वह दो ही प्रकार होते हैं, कृतवाच्य, दूसरा अकृतवाच्य। अकृतवाच्य ही कर्मवाच्य एवं भाववाच्य होता है। इसलिए मैंने इसका संक्षेप न करते हुए यहाँ पर विस्तार से दे दिया कि वाच्य के तीन प्रकार हुए, कृतवाच्य। और कृतवाच्य में क्रिया के जिस जेंडर अर्थात उसके लिंग और वचन कर्ता के अनुसार ही प्रयोग किए जाते हैं। इसमें क्रिया सकर्मक भी हो सकती है और अकर्मक भी प्रयोग की जा सकती हैं। तो हमें एक सामान्य सी जानकारी ये मिली कि कृतवाच्य के अंतर्गत क्रिया के लिंग और वचन किसके अनुसार प्रयोग किए जाएंगे, कर्ता के अनुसार प्रयोग किए जाएंगे। और क्रिया इसमें हमेशा सकर्मक भी पाई जा सकती हैं और अकर्मक भी हो सकती है। दोनों प्रकार की क्रियाओं का प्रयोग किया जा सकता है। दूसरा हमारे पास है कर्मवाच्य। और कर्मवाच्य में कर्म की प्रधानता होती है, कर्म को ही श्रेष्ठ माना जाता है और क्रिया का संबंध सीधा सीधा कर्म से, उसके जेंडर और वचन भी कर्म के अनुसार ही प्रयोग किए जाते हैं। इसमें महत्वपूर्ण बात यह है कि इसमें केवल सकर्मक क्रिया के वाक्य ही प्रयोग किए जाते हैं, वही हमारा कर्मवाच्य होता है। तीसरा है भाववाच्य। भाववाच्य में भाव पक्ष की प्रधानता होती है, श्रेष्ठता होती है, उसमें क्रिया के ही भाव को महत्व दिया जाता है। कर्म या कर्ता की प्रधानता नहीं दिखाई जाती और इसमें क्रिया सदैव अकर्मक, अर्थात ऐसे वाक्य में आपको कर्म देखने को नहीं मिलेगा। यही वजह है कि इसमें अकर्मक क्रिया हमेशा प्रयोग की जाती हैं और उस क्रिया का एक वचन के रूप में प्रयोग होता हुआ आपको दिखाई देगा। और एक और महत्वपूर्ण बात, अधिकतर जो वाक्य होते हैं वो निषेधात्मक अर्थात नकारात्मक वाक्यों का प्रयोग होता हुआ आप इनमें देखेंगे, वह भाववाच्य के रूप में प्रयोग हो रहा होगा। ये मैंने कुछ छोटी छोटी बातें यहाँ पर लिख करके छोड़ी हैं। इन चार बिंदुओं को हम ध्यान में रखते हैं। सबसे पहले यदि आपको ये पहचान करनी हो कि ये किस प्रकार का वाच्य है, तो आप सबसे पहले वाक्य में ये देखेंगे कि उसमें कर्ता है या नहीं। यदि कर्ता उसमें प्रधानता दिखाई दे रही है तो वह कृतवाच्य है।
और कर्ता के साथ यदि से द्वारा या के द्वारा नहीं है, कर्ता के साथ यदि से द्वारा या के द्वारा नहीं लगा हुआ है तो वह हमारा कृतवाच्य है। ऐसे आप पहचान कर लेंगे। दूसरा, यदि कर्ता के साथ के द्वारा या से द्वारा है तो वहां पर कर्म या भाववाच्य हो सकता है। चौथा पॉइंट, क्रिया की पहचान करने के लिए सहकर्मक क्रिया वो होती है जिसमें कर्म दिया हो, और कर्मवाच्य वाले वाक्य ही सहकर्मक कर्मक क्रिया वाले पाए जाते हैं। अकर्मक क्रिया वाले भाववाच्य होते हैं, और जिनमें सहकर्मक और अकर्मक क्रिया हो सकती हैं तब वो आपका कृतवाच्य होगा, और आपको इस बात की पहचान होगी कि उसमें से द्वारा या के द्वारा जुड़ा हुआ आपको नहीं मिलेगा, तो वो हमारा कृतवाच्य हो सकता है। क्रिया उसमें सहकर्मक और अकर्मक पाई जा सकती हैं। अब क्रिया के साथ ये प्रश्न आप जोड़ करके पता करेंगे, जैसे क्या, किसको और किससे, क्रिया के साथ जोड़ देने से आपको जानकारी हो जाएगी कि वो कृतवाच्य है, कर्मवाच्य है या फिर भाववाच्य है। ये छोटे छोटे बिंदु मैंने आपको बताने का प्रयास किया, समझाने का प्रयास किया। आज की वीडियो में इतना ही, और कल की वीडियो को मैं लेकर के आता हूं कि कैसे हम एक वाच्य से दूसरे वाच्य में किन तथ्यों को ध्यान में रख करके उनका परिवर्तन करते हैं। इसी के साथ ये सेशन समाप्त हुआ।